गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत थर्ड यूनिट के टॉपिक व्यक्तिगत आवश्यकता वाले छात्रों हेतु अनुदेशन प्रविधियों के अंतर्गत पीयर ट्यूटरिंग या सहपाठी शिक्षण के विषय में चर्चा की थी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सहपाठी शिक्षण प्रतिमानों के विषय में चर्चा करेंगे। सहपाठी शिक्षण प्रतिमान या सहपाठी शिक्षण के प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो सहपाठी शिक्षण प्रतिमान या पीयर ट्यूटरिंग मॉडल के अनुसार के अंतर्गत जो पहला मॉडल है वह है कक्षा अनुसार सहपाठी शिक्षण या क्लास वाइज पीयर ट्यूटरिंग। इस शिक्षण को हम CWPT के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत संपूर्ण कक्षा के छात्रों को 2 से 5 के समूह में उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार विभाजित किया जाता है और इसमें छात्र ही ट्यूटर एवं ट्यूटीज की भूमिका में होते हैं। इसके अंतर्गत हर छात्र को गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है तथा इस शिक्षण को सप्ताह में 2 या 2 से अधिक बार किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो समय अवधि होती है वह 30 मिनट की होती है और अगर आवश्यकता अनुसार इसे ज़्यादा बार भी किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट प्रतिमान है पार या बड़ी उम्र के सहपाठी शिक्षण यानी क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग। क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग इसको CAPT के नाम से भी जानते हैं और इसमें नए छात्रों को पढ़ाने के लिए पुराने छात्रों को साथ में रखा जाता है। पुराने छात्र जो हैं वह ट्यूटर के रूप में तथा नए छात्र जो हैं वह ट्यूटीज के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण की जो महत्व है वो इसलिए इस प्रकार से है कि इसके द्वारा पुराने एवं नए छात्रों के मध्य जो है मधुर संबंधों के निर्माण के साथ साथ उनके अंदर वास्तविक अनुभवों एवं कौशलों का विकास होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सीनियर छात्र हैं वे अपने जूनियर छात्रों को इस शिक्षण के अंतर्गत पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जो सीनियर और जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, एक अच्छी रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होती है और साथ में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वे अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं, जिससे कि जो ट्यूटीज़ हैं उनके अंदर जो स्किल्स हैं वह डेवलप होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पारस्परिक सहपाठी शिक्षण या रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। रेसिप्रोकल या पारस्परिक सहपाठी शिक्षण के अंतर्गत इसको कि हम RPT के नाम से जानते हैं और इसमें प्रत्येक सत्र के दौरान ट्यूटर एवं ट्यूटी वैकल्पिक रूप से शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। अर्थात जो ट्यूटर होता है पहले वह अपना रोल प्ले कर देता है और उसके बाद में ट्यूटी जो है वह ट्यूटर का रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है दोनों समूह व्यक्तिगत उपलब्धि को अधिक से अधिक अर्जित करने के लिए अपनी क्रियाओं का संपादन जो है वह उत्तम तरीके से करते हैं। जो ट्यूटर है उसको भी अपनी अचीवमेंट करनी है कि उसने अपने पढ़ाए जाने वाले लर्नर को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और जो ट्यूटी है उसे भी कि उसने सही प्रकार से अधिगम जो है वह कर लिया है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो अपनी अपनी अचीवमेंट्स को अच्छी प्रकार से अर्जित करने के लिए प्रयास करते हैं। फिर है नेक्स्ट है पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज। इसको हम PALS के नाम से भी जानते हैं और यह जो है CWPT का ही एक रूप है। इसमें अध्यापक जो है वो छात्रों के पेयर बनाता है और छात्र जो हैं वह समान आयु और स्तर के हो सकते
हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो छात्र हैं वे एक ही कक्षा के होते हैं, सहपाठी होते हैं, तो एक ही कक्षा में होने के कारण उनकी आयु जो है वो समान होती है या 1-2 वर्ष का उनके अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार से वे मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान जो है वह अपने स्तर पर कर लेते हैं। तो इसे हम PALS या पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रेटजीज के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे सहपाठी शिक्षण प्रतिमान का चयन। देखिए अभी हमने सहपाठी शिक्षण प्रतिमानों के प्रकारों की बात की थी। अब हम बात करेंगे कि इन प्रतिमानों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए या इनका चयन करते समय शिक्षक को क्या सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि यह लचीला होना चाहिए। सहपाठी शिक्षण प्रतिमान जो है ये लचीला होना चाहिए तथा ये छात्रों की आवश्यकता के अनुसार एवं परिवर्तनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक कार्य एवं लक्ष्यों के आधार पर प्रतिमान का चयन किया जाना चाहिए। प्रतिमान का चयन जो है वह इस आधार पर किया जाना चाहिए कि जो छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा उनके अधिगम को आगे बढ़ा सके। फिर है प्रतिमान का चयन विषय वस्तु प्रकरण तथा क्षेत्र के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी नए कौशल को सीखने से पहले वर्तमान अधिगम कौशल के प्रत्येक चरण का बेहतर ज्ञान करना जो है वह आवश्यक होना चाहिए। प्रतिमान के चयन में छात्रों की रुचि, आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे सहपाठी शिक्षण का नियोजन एवं क्रियान्वयन। देखिए सहपाठी शिक्षण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे कि सहपाठी शिक्षण जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह का इसको जो है इसको किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह शिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। जिन भी उद्देश्यों को लेकर इसे आयोजित किया जा रहा है वे उद्देश्य जो हैं वो ट्यूटर और ट्यूटीज को स्पष्ट कर देने चाहिए और इसमें शैक्षणिक एवं सामाजिक उद्देश्य भी निश्चित होने चाहिए। शैक्षणिक यानी कि जिस कॉन्सेप्ट को ट्यूटर को ट्यूटीज को पढ़ाना है या उसको क्लियर करवाना है वह उद्देश्य वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। साथ में ही सामाजिक उद्देश्य यानी कि उनकी जो बॉन्डिंग है या उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी डेवलप हो पाए, तो इस तरीके से इसके उद्देश्यों को सेट किया जाना चाहिए। फिर है कि शिक्षण कार्यक्रम के लिए नियम एवं प्रक्रियाओं की स्थापना की जानी चाहिए। जो ट्यूटर हैं उन्हें पढ़ाने से पहले शिक्षक द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वह किस प्रकार से ट्यूटीज को जो है वह पढ़ाएगा और इसके लिए उनको पढ़ाने के लिए वो कौन सा प्रोसीजर जो है वह फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से शिक्षण कार्यक्रम के लिए जो भी नियम हैं, रूल्स हैं वो बनाने चाहिए और उसका जो प्रोसीजर है उनको पढ़ाने का वो भी सेट किया जाना चाहिए। फिर है शिक्षण तिथि एवं समय को निश्चित किया जाना चाहिए। किस समय सहपाठी शिक्षण का क्रियान्वयन जो है वह किया जाएगा, इसकी डेट भी फिक्स होनी चाहिए, साथ में इसका टाइम भी फिक्स होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं और हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि इस शिक्षण का आयोजन जो है हफ्ते में 2 या 2 से अधिक बार किया जा सकता है और इसका आयोजन जो है वह टाइम इसका 30 मिनट होता है कि 30 मिनट की अवधि में इसको करवाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके लिए लास्ट पीरियड का ही चयन किया जाना चाहिए। लास्ट पीरियड इसलिए सिलेक्ट किया जाता है इसको करवाने के लिए क्योंकि ताकि पूरा जो टाइम टेबल है पूरे दिन का स्कूल का वो डिस्टर्ब ना हो। तो पूरे दिन के टाइम टेबल को डिस्टर्ब किए बिना इसमें इसको करवाया जाना चाहिए। उसके बाद में है सावधानी से पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं इसके अंतर्गत जो अध्यापक है उसका रोल जो है वो सिर्फ सुपरविज़न का होता है और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। तो इसके लिए आवश्यक है कि
कार्यक्रम को लागू करने के उपरांत जो है उसको सावधानी से पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। फिर है कार्यक्रम के अंत में उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा अगली शिक्षण प्रक्रिया में प्राप्त कमियों को सुधारा जाना चाहिए। जब मूल्यांकन किया जाएगा तो जो भी कमियां रह जाती हैं उनको आगे जो इस प्रकार का शिक्षण करवाया जाएगा उसके अंदर इन कमियों को सुधारा जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। तो ये थे सहपाठी शिक्षण का नियोजन एवं क्रियान्वयन। अब हम बात करेंगे सहपाठी शिक्षण के लाभ एवं महत्व की। सहपाठी शिक्षण के लाभ एवं महत्व की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है व्यक्तिक अनुदेशन में सहायक। विद्यालय के व्यक्तिक अनुदेशन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सहपाठी शिक्षण या ट्यूटरिंग जो है वह एक उचित विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। विद्यालयों में सहपाठी ट्यूटरों के साथ अन्य अनेक ट्यूटरों की सेवाएं जो हैं वह उपलब्ध हो सकती हैं। नेक्स्ट है उचित अनुदेशन एवं मार्गदर्शन सेवाओं की उपलब्धि। समावेशी बालकों के समुचित विकास हेतु सहपाठी अधिगम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहपाठी शिक्षण ट्यूटरिंग के माध्यम से बालक जो है अपने सहपाठियों से अनुदेशन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके अच्छी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कुछ कारण जो है वो इस प्रकार से हैं कि अपने सहपाठियों से छात्र जो हैं वह सुगमतापूर्वक अनुदेशन प्राप्त करते हैं, क्योंकि अध्यापक से जो स्लो लर्नर्स होते हैं या जो निम्न उपलब्धि वाले छात्र हैं उनको अध्यापकों से पूछने में डर और झिझक संकोच आदि का अनुभव होता है, लेकिन जब वे अपने साथियों से बात करते हैं पूछते हैं तो उन्हें इस तरीके का डर या संकोच जो है वह नहीं होता है और इस प्रकार से वह उनसे सरलतापूर्वक जो है अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा है कि सहपाठी ट्यूटर के अनुभव द्वारा छात्र को उचित अनुदेशन एवं परामर्श प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनुभवों से लाभ उठाना सहपाठी अधिगम द्वारा ही सफल हो सकता है। और तीसरा है समावेशी बालक सहपाठी ट्यूटर से अभ्यास कार्य एवं प्रशिक्षण कार्य में सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा अध्यापकों की आलोचना एवं परीक्षण आदि से बचे रहते हैं। तो ये यहाँ पे है कि उचित अनुदेशन एवं मार्गदर्शन की सेवाओं की जो उपलब्धि है इसके अंतर्गत इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक से डरे बिना, इसमें शिक्षकों से जो डर और संकोच होता है वो अपने सहपाठियों से पूछने में उन्हें डर और संकोच नहीं होता है। तो इस प्रकार से वे अपने सहपाठियों के अनुभवों का लाभ उठाने में सक्षम हो पाते हैं। फिर द्वितरफा लाभ प्राप्ति। सहपाठी शिक्षण का प्रयोग न केवल साथी छात्रों को उनके अधिगम और प्रशिक्षण में अधिक सहयोगी और प्रभावी सिद्ध होता है, बल्कि स्वयं ट्यूटर के रूप में कार्यरत विद्यार्थी को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न लाभों की प्राप्ति जो है वह होती है। ट्यूटरिंग सेवाएं इनके लिए एक वरदान सिद्ध होती हैं और संभव कौशलों के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जब छात्र स्वयं पढ़ता है या लेक्चर मेथड से जब छात्र पढ़ता है तो उसकी जो लर्निंग है वो 5% होती है, और जब वो खुद पढ़ता है स्वयं रीडिंग करता है खुद पढ़ता है तो उसकी लर्निंग जो है वह 50% होती है। लेकिन जब वह किसी और को पढ़ाता है तो उसका जो अधिगम होता है वह 90% तक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहपाठी शिक्षण जो है वो द्वितरफा इसका जो लाभ है, यानी कि ट्यूटर को भी इसका लाभ मिलता है और ट्यूटीज को भी इसका लाभ जो है वो प्राप्त होता है। फिर है विद्यालय प्रशासन में सहयोगी। सहपाठी शिक्षण पद्धति विद्यालय में सहयोगी बालकों को विभिन्न उत्तरदायित्वों के वहन करने में अपेक्षित रूप से सहयोग प्रदान करती है। ट्यूटर के रूप में विद्यालय के प्रतिभाशाली, कुशल एवं मेधावी बालकों की सेवाएं जो हैं वह उपलब्ध हो जाती हैं। प्राय इनसे मॉनिटर आदि के रूप में कक्षा और विद्यालय संबंधी अनुशासन के व्यवस्थित संचालन में सहायता प्राप्त होती है एवं विद्यालय की अन्य प्रशासकीय कार्यों को भली भांति अंजाम देने का कार्य भी उचित प्रकार से संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहपाठी शिक्षण के द्वारा समावेशी बालकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे कि उनके उचित विकास एवं प्रगति में सहयोग प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।